हाय एवरीवन, वेलकम टू ओनली इंस्पायर एजुकेशन। आज का टॉपिक हमारा है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग होता क्या है, किस तरीके से किसी समाज में, किसी देश में, किसी राज्य में, किसी कम्युनिटी लेवल पे शक्तियों को किस तरीके से बांटा जाता है। इसे हम छोटे से दो कंट्रियों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम। कंसेप्ट को समझेंगे कि चीज़ें हैं क्या। तो देखो, पहले ये समझ लो कि पावर शेयरिंग होता क्या है। हमारे भारत जैसे देश में जहाँ इतनी बड़ी आबादी रहती है, वहाँ पे हमारे देश में 3 लेवल पे गवर्नमेंट है। एक नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक लोकल लेवल पे। पावर शेयरिंग में क्या होता है कि आप पावर को डिसेंट्रलाइज करते हो, बांटते हो। फिल्ट्रेशन नीचे की तरफ, पावर को आप क्या करते हो, बांटते हो डाउनवर्ड। देख लो, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नीचे 28 स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स, वो अपने स्टेट्स को संभाल रहे हैं। उसके नीचे फिर लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पीआरआई। तो गांधी का भी तो यही सपना था, मतलब गांधी जी का भी तो यही सपना था कि पावर को आप डिसेंट्रलाइज करो, पावर को आप बांटो। खैर, ये तो इंडिया के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी की जो किताब है क्लास 10th की पॉलिटी की, उसमें समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, और किस तरह से अगर पावर शेयरिंग नहीं हो पाती है तो कन्फ्लिक्शंस जन्म लेते हैं। 2 कंट्रीज का एग्जाम्पल लिया गया है। एक है हमारा यूरोप का छोटा सा देश बेल्जियम, और दूसरा है हमारा श्रीलंका, इंडियन ओशन का एक छोटा सा कंट्री, टापू कंट्री, बहुत खूबसूरत कंट्री है। और ये दोनों के दोनों कंट्री जो हैं, चाहे मैं बेल्जियम की बात करूँ चाहे श्रीलंका की बात करूँ, दे आर टूरिस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस, मतलब वहाँ पे टूरिस्ट घूमने जाते हैं। खैर, क्या इश्यूज हैं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है प्रॉब्लम को, कैसे टैकल करते हैं कंट्रीज, इन्हें हम एक कंपेरिजन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा, छोटा सा पार्ट होगा, सिर्फ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएंगी। तो चलिए समझिए एक बातों को। मैंने क्या किया है, एक छोटा सा मैंने कुछ लिखा है कि किस तरीके श्रीलंका में क्या है, बेल्जियम में क्या है, बट एक पॉइंट को समझो जरा। 2 कंट्री जो कि श्रीलंका और बेल्जियम, जिसकी जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, वो भी समहाउ इक्वल है। और अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करो तो हरियाणा स्टेट्स और यू कैन से पंजाब स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स जो हैं, छोटे छोटे स्टेट्स, उनसे ही कहीं ना कहीं ये मिलते हैं कंट्रीज। एरिया में पॉपुलेशन तो खैर बहुत कम है, बेल्जियम की तो और कम है, बट समझाया गया है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, और अगर नहीं होगा तो क्या इश्यूज होगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। समझो, एक श्रीलंका को लेते हैं पहले और एक बेल्जियम का एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं श्रीलंका का एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखो, श्रीलंका क्या है, एक छोटा सा कंट्री है। अब आप इसकी हिस्ट्री में जाओ, हिंदू स्क्रिप्चर्स के आधार पे आप जानते हो कि रावण का एक वहाँ पे राज्य था। बट थोड़ा हम लोग रिलीजियस पर्सपेक्टिव नहीं जाएंगे, हम लोग थोड़ा करंटली अगर देखे जा रहा, तो श्रीलंका एक कंट्री जो कि हमारा बेसिकली क्या है कि तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पे हमारा कंट्री श्रीलंका मौजूद है, यानी कि हमारे देश से कुछ ही दूरी पे मौजूद है श्रीलंका कंट्री। और इंडिया से श्रीलंका, ये माना जाता है कि वहाँ पे कुछ पहाड़ हैं। ये एक आप कह सकते हो ना कि कुछ साइंटिफिक एविडेंस, या फिर आप कोरल समझ सकते हो, कोरल्स हैं, ऐसे मानो। खैर, द पॉइंट इज, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि इंडिया से श्रीलंका में हमेशा माइग्रेशन होता रहा है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, कल्चरली, हिस्टोरिकली ये चीज़ें होती रही हैं। हमारे ग्रंथों में भी श्रीलंका का जिक्र है, लंका नरेश।
और बुद्धिज़्म तो आप जानते ही हो कि इंडिया से श्रीलंका गया, थाईलैंड गया, भूटान गया, चाइना गया, म्यांमार गया, इन सारे कंट्रीज़ में गया। तो श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है, उसकी मोस्टली आबादी जो है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। और जो वहाँ की अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात करें तो बुद्धिज़्म ज़्यादा फॉलो होता है, फिर आता है हिंदुज़्म, फिर आता है इस्लाम और अन्य, आप क्रिश्चियनिटी भी बोल सकते हो, बट मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। खैर यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। अगर इथनिसिटी की बात करें तो श्रीलंका में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सिन्हलीज है। मतलब कि जैसे मान लो मैं इंडिया में हूँ तो आपने देखा होगा कि मराठी, आपने देखा होगा कि गुजराती, या फिर आपने देखा होगा कन्नड़, मलयालम, तमिल का तो इशू हमेशा चलता रहता है। खैर, तो उसी तरीके से जो वहाँ की इथनिक पॉपुलेशन है वो सिन्हलीज है, ठीक है। और जो पॉपुलेशन के साथ उसका कन्फ्लिक्शन होता है वो होता है तमिल। अब अभी मैंने क्या बताया कि इंडिया के साथ श्रीलंका में शुरू से ही माइग्रेशन होता रहा है, बहुत कम दूरी पे है इंडिया से श्रीलंका, अगर आप कन्याकुमारी के पास जाओ या फिर नहीं। द पॉइंट इज कि मोस्ट पॉपुलेशन क्या है, सिन्हलीज है, और सिन्हलीज पॉपुलेशन का कन्फ्लिक्शन होता है तमिल से। हु इज तमिल? श्रीलंकन तमिल। अच्छा, इनके इंसेस्टर्स क्या हैं? टी प्लांटेशंस में काम करने के लिए ब्रिटिश एरा में उन्हें लाया गया। क्या यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब श्रीलंका आज़ाद होता है 1948 में, तो श्रीलंका में जो पॉलिटिक्स शुरू हुई, वैसे मैं बता देता हूँ, श्रीलंका को पहले साइलोन कहा जाता था। साइलोन टी के लिए बहुत फेमस है श्रीलंका। तो जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो वहाँ पे जो पॉलिटिक्स शुरू हुई उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट आ गया। मतलब वहाँ पे जो पॉलिटिक्स होती है उसमें क्या किया जाता है कि जो अधिकतर मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसको खुश करने के लिए सारे जो योजनाएं हैं, सारे जो प्लान हैं, सारे जो पॉलिसीज़ हैं, हर कुछ मेजोरिटी पॉपुलेशन को ध्यान में रख के किया जाता है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आप मेजोरिटी को ही देखोगे तो व्हाट अबाउट माइनॉरिटी? अगर एक पॉपुलेशन, एक आबादी माइग्रेट करके किसी दूसरे देश में चली जा रही है तो उसकी जो चौथी, पांचवी, छठी जो पीढ़ी होगी वो अपने आप को मानेगी कि वो उस कंट्री के सिटीजन्स हैं, उसे लगेगा कि वो उसका देश है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, सिन्हलीज को ये लगता है कि दे आर नॉट नेटिव श्रीलंकन्स। और ये इशू कहाँ खड़ा हो रहा है श्रीलंका में? वैसे मैं थोड़ा ग्राफ्स गलत बना दूँ तो उसके लिए कहना मत, बट समझाने के पर्सपेक्टिव से मैं समझा रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये कहलाता है नॉर्दर्न प्रोविंस। नॉर्दर्न प्रोविंस। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है? जाफना। और यहाँ पे समवेयर, यहाँ पे इंडिया है, तमिलनाडु। जाहिर सी बात है माइग्रेशन इस एरिया में होगा। और सिन्हलीज को ऐसा लगता है कि आगे चल के ये इंडियन तमिल्स जो हैं, यानी कि श्रीलंकन तमिल जो है, इनकी आबादी बढ़ जाएगी तो सिन्हलीज ख़त्म हो जाएंगे। तो वहाँ पे पॉलिटिक्स इस लेवल पे की जाती है। समझिए, बातों को समझिए यहाँ पे, इसलिए वो भड़के हुए रहते हैं। तो सिन्हली यहाँ तमिल्स को ऐसा लगता है कि यार उनका देश है, उन्हें ज़बरदस्ती उनको किसी भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में लाया नहीं जाता है, या फिर उन्हें सताया जाता है, स्कॉलरशिप नहीं पर। बेसिकली पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मेजोरिटेरियन पॉपुलेशन, ये समझ लो। अच्छा, आप समझो, जब आप किसी को सताते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू कर देता है। और यही हुआ श्रीलंका में, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसमें पावर को शेयर नहीं किया गया, एलिनिएट कर दिया गया। श्रीलंकन तमिल को एलिनिएट कर दिया गया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? श्रीलंका में हो गया सिविल वॉर। उसके डीप में नहीं जाएंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ, बट इतना समझ लो कि श्रीलंका अनस्टेबलाइज हो गया, डिस्टेबलाइज हो गया, आप कह सकते हो। अब यहाँ पे सोचो, अगर ये दोनों पॉपुलेशन मिल के कॉम्प्रोमाइज़ करते, दोनों आपस में मिल के
चीज़ों को बांटती, पावर्स को बांटती, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटती, अकाउंटेबिलिटी बांटती, तो क्या ये इशू आता है? आज भी श्रीलंका स्ट्रगल कर रहा है। श्रीलंका डिफॉल्ट होने के कगार पे, अब तो खैर हो भी गया होगा। तो ये हमें एक चीज़ लेसन सिखाती है कि अगर यहाँ पे पीस मेंटेन करना होता तो पावर को शेयर करना जरूरी था, लेकिन पावर शेयर किया नहीं गया, क्योंकि हर बार उन्हें फील कराया गया कि यू आर एलियन। एलियन से मतलब वो मत समझ लेना दुनिया के बाहर, एलियन मीन्स समवन हु इज आउटसाइडर, एलियन उसे कहते हैं। खैर, ये यहाँ बात समझ में आ गई, ये श्रीलंका के पर्सपेक्टिव मैंने समझाया। अब बेल्जियम पे चलते हैं। देखो बेल्जियम को समझो, कभी कोशिश करना कि यूरोप में जो डार्क एज था, या फिर जो यूरोप में रेनेसांस आया, उसको ज़रा स्टडी करना। कभी मौका मिलेगा तो मैं बनाऊंगा लेक्चर उस पर। तो पॉइंट इज कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ यूरोप में, तो धीरे धीरे ब्रिटेन से ये शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। आज के डेट में अगर हम देखें यूरोप को, तो यूरोप में छोटे छोटे कंट्री आपस में मिलकर एक यूनियन बनाए हुए, जिसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन, और उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। आई थिंक 28 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में, राइट। मुझे जहाँ तक याद है ब्रेग्जिट हो चुका है, ब्रिटेन छोड़ चुका है यूरोपियन यूनियन। ओके, छोटे छोटे कंट्री हैं, सब आपस में मिलके एज ए कंट्री नहीं, बट एज ए यूनियन वो काम करती हैं। नेशनलिटी सबकी अलग है, बट फ्री गुड्स एंड सर्विसेज हैं, करेंसी उनकी अपनी है यूरो। खैर, पॉइंट पे आते हैं, बेल्जियम को समझते हैं। अब समझो बात को, बेल्जियम की लाइफ स्टैंडर्ड, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी लाइफ स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बहुत हाई है, लोग पीस से रहते हैं। अब सवाल है कि भाई क्या श्रीलंका में ऐसा इशू है, बेल्जियम में इशू की नहीं है क्या? बेल्जियम में भी इशू है, बेल्जियम में भी इशू है, लेकिन समझो बेल्जियम ने क्या किया, वहाँ की पॉपुलेशन या वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे एक चीज़ समझ में आ गई, अगर प्रोस्पेरिटी चाहिए और अगर पीस मेंटेन करना है तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मुझे पसंद है वही होगा, नहीं, हमें भी कुछ छोड़ना होगा, सामने वाले को भी कुछ छोड़ना होगा। ऐसा भावना आना चाहिए। यूरोप में यही भावना है, बेल्जियम में यही भावना है। बेल्जियम की अगर हम बात करें एरिया वाइज, तो जो फ्लेमिश रीजन है वहाँ पे, अगर आप बुक देखोगे उसमें समझ में आएगा कि जो फ्लेमिश एरिया है उसमें 59% लोग जो है वो डच बोलते हैं। डच, वो इज डच? हॉलैंड, द नीदरलैंड, जिसकी कैपिटल द हेग है। आई थिंक एम्स्टर्डम, यस एम्स्टर्डम। हेग द कैपिटल ऑफ, हेग इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। और 40% जो है वेलोनियन रीजन, वहाँ पे फ्रेंच बोला जाता है। ये ओवरऑल मैं बेल्जियम की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर ये बेल्जियम है तो इस बेल्जियम में 59% आबादी जो है वो डच बोलती है और 40% आबादी जो है वो फ्रेंच बोलती है, और बाकी की जो 1% आबादी है वो बोलती है जर्मन। इस बात को समझिए। लेकिन खेल बदल जाता है कहाँ पे? ब्रुसेल्स में, जो कैपिटल है बेल्जियम की। वहाँ पे हम देखते हैं राजधानी में, कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। अब ये बात तो आप समझते ही होंगे कि जो गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे वो पॉलिसी डिसाइड करते हैं, जहाँ से स्कीम लॉन्च किया जाते हैं, जहाँ से कानून पास होते हैं, वो राजधानी होती है, कैपिटल होती है, नेशनल कैपिटल होती है। अब नेशनल कैपिटल में हम देखते हैं फ्रेंच की संख्या ज़्यादा है, और बाहरी एरियाज में हम देखते हैं कि डच की संख्या ज़्यादा है। आपस में कन्फ्लिक्शन हुआ कि नहीं होगा? लैंग्वेज के लेवल पे कन्फ्लिक्शन हुआ कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बेल्जियम में हम ये क्या देखते हैं कि एकोमोडेशन का कंसेप्ट लाया गया। मतलब मिल के रहना है, कोई भी कानून होगा उसमें बराबर से होगा। मतलब दोनों पार्टी के, चाहे वो डच पॉपुलेशन हो चाहे वो फ्रेंच पॉपुलेशन हो, दोनों की ओपिनियन ली जाएगी, एक कंक्लूजन पे आया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि एक पॉइंट आए जहाँ पे दोनों पार्टी सेम चीज़ों को फॉलो करें। तो हम ये देखते हैं कि बेल्जियम में क्या है, प्रोस्पेरिटी है।
और बेल्जियम के राजधानी जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में जो सिस्टम है इसी से इंस्पायर्ड होकर यूरोपियन यूनियन की एक कैपिटल बनाई गई, वो भी ब्रुसेल्स ही है। समझिए इस बातों को। वैसे एक मैं छोटा सा बात बता देता हूँ, समझना जरा। जहाँ पुअर्टी होती है, जहाँ पे अनएजुकेशन होता है, आप कैसे इलिटरेसी होती है, वहाँ पे कन्फ्लिक्शंस ज़्यादा होते हैं। आप किसी भी पॉपुलेशंस को एजुकेशन दे दो, एजुकेशन से धीरे धीरे वो प्रोस्पेरिटी की तरफ चला जाएगा, और जब वो प्रोस्पेरिटी की तरफ चला जाएगा तो वो वायलेंस से दूर रहेगा, वो वायलेंस से दूर रहेगा। बेल्जियम के लोगों को अच्छे से पता है कि अगर हम कन्फ्लिक्शन में जाएंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, तो प्रोस्पेरिटी डाउनफॉल हो जाएगी और कैपिटल इनकम नीचे गिर जाएगा, कोई कंट्री इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, उन्हें अच्छे से पता है। लेकिन भाई इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर्टी है, तो कन्फ्लिक्शन होंगे ही होंगे। तो होना क्या चाहिए, होना यही चाहिए कि पावर को आप क्या कर दो, किसी भी कंट्री में पावर को क्या कर दो, आप डिसेंट्रलाइज कर दो, पावर को बांट दो, पावर को शेयर करो। और पावर जब शेयर होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। ये चीज़ समझ में आ रही है। वैसे मैं कुछ बातें समझा देता हूँ। देखो श्रीलंका में क्या है, वहाँ पे होल्ड टुगेदर का कंसेप्ट है। मतलब ये कि अगर आप खुद से सोचो, नॉर्दर्न जो प्रोविंस है वो अलग होना चाहिए कि नहीं हो जाए। अगर आप उसे सताओगे, उसे इक्वल राइट्स नहीं दोगे, इक्वल सिटीजन नहीं मानोगे, तो वो अलग देश बनाना चाहेगा, सिविल वॉर तो होंगे ही होंगे। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट, श्रीलंका की आर्मी क्या करके पकड़ के रखती है, होल्डिंग टुगेदर, ये कंसेप्ट है। इंडिया का भी एग्जाम्पल है, मान सकते हो आप। तो स्थिति नॉर्मलाइज हो रही है जम्मू कश्मीर में या नागालैंड, मणिपुर, अभी इशू हो रहा था मैतीज और कुकीज में, ये इशू था। तो हम लोग क्या करते हैं, स्कीम चला देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला दे देते हैं, एजुकेशन फ्री कर देते हैं, पकड़ के रखते हैं कि हम इंडिया से वो दूर ना जाए। होल्डिंग टुगेदर का कंसेप्ट इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में ये फॉलो किया जाता है। कमिंग टुगेदर का मतलब छोटा रहोगे, अकेले रहोगे, कोई भी दबा देगा। ये यूरोपियन यूनियन की छोटे छोटे कंट्रीज को पता है। यूरोप के जो छोटे छोटे कंट्रीज है, आपने नाम सुना होगा लिथुआनिया का, आपने नाम सुना होगा एस्टोनिया का, शायद नहीं सुना होगा, सुन लेना। तो या आपने नाम सुना होगा बेल्जियम, अब तो बेल्जियम तो खैर आपको पढ़ना ही है। बहुत छोटे छोटे कंट्री है। वेटिकन सिटी, वैसे मैं उसे कंट्री नहीं मानूंगा, एक सोसाइटी आप कह सकते हो। तो पॉइंट इज कि ये छोटे छोटे कंट्री को पता था कि अकेले नहीं टिक सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक यूनियन बना लिया। और यूनियन जब बना लिया तो आप तो जानते हो कि कहावत भी एक है, एकता में बल होता है। तो ये जब आपस में मिलते हैं, फ्री गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, फ्लो ऑफ फ्री गुड्स एंड सर्विसेज, यस, तो प्रोस्पेरिटी आती है। तो यूरोप में प्रोस्पेरिटी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा आप अमेरिका को देख लो, 50 स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के हर एक स्टेट्स के अपने कानून हैं, वहाँ की अपनी जुडिशरी है, वहाँ की अपनी गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, यूनाइटेड, ताकि मिल के रहेंगे, प्रोस्पेरिटी आएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के जो हमें सीखना है, क्योंकि देखो पढ़ लिए समझ गए, बट हमें सीखना क्या है, सीखना ये है कि इवन एक छोटी सी पॉपुलेशन भी जो माइनॉरिटी में है, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, से जैनिज्म, जैन्स, हमारे इंडिया में जैन बहुत कम है, जोरास्ट्रियन, पारसी, ये बहुत कम है। तो अगर देश को प्रोस्पेरिटी चाहिए तो हर सेगमेंट को आपको देखना होगा और उन्हें इक्वल राइट, सेम सिटीजन मानना चाहिए, मानना होगा आपको, इक्वल सिटीजन्स के दर्जा उन्हें देना होगा। कोई भी ऐसी चीज़ें जो उनके हक को दूर करे, हक को कम करे, तो उससे खतरा बना रहता है नेशनल सिक्योरिटी का। यार अब तो ये बहुत ही एक डिटेल टॉपिक हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे लिए एक छोटा सा पॉइंट था, समझाने की कोशिश थी कि दो श्रीलंका है, बेल्जियम में क्या इशू है, क्या इंडिया में लेसन्स है। इंडिया में तो देख लो PRI आया ना, PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, 1992, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। इंडिया में तो डिसेंट्रलाइजेशन है। अब देख लो हमारे यहाँ लोकल बॉडीज़ में इलेक्शंस होते हैं, हमारे यहाँ
स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं और हमारे यहाँ सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर जो मैंने कहा, अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो जब आप किताब को खोलोगे या आप कभी भी अगर पावर शेयरिंग से जुड़ा हुआ बात सुनोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि बेसिकली होता क्या है। थैंक यू।